बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम डी कॉम पार्ट वन की जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग की बुक है गुल अमीर मलिक साहब की, उसका जो चैप्टर नंबर 7 है कैश बुक का, उसकी एक्सरसाइज नंबर 10 आज हम करने जा रहे हैं। तो पेज नंबर है 150। जी पेज नंबर 150 पे आ जाए। एक्सरसाइज नंबर 10 में एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन 3 कॉलम कैश बुक। हमने 3 कॉलम कैश बुक बनानी है ऑफ मिस्टर टीपू कंपनी फॉर द मंथ ऑफ अगस्त। जी एक्सरसाइज नंबर 10, ऊपर कंपनी का नाम आएगा टीपू एंड कंपनी। तो 3 कॉलम कैश बुक बना रहे हैं और यहाँ पे आपने डेट भी लिखनी है फॉर द मंथ ऑफ अगस्त। जी डियर स्टूडेंट, ये बात याद रखें कि यहाँ पे कंपनी का नाम और कैश बुक का नाम और जो डेट होगी या महीना या साल होगा वो यहाँ पे आपने लाजमी लिखना है। तो वो मैंने लिख दिया है, इसी तरीके से आपने लिखना है। तो 3 कॉलम कैश बुक में पहला कॉलम डेट का होता है, फिर डिस्क्रिप्शन का, फिर डिस्काउंट का, फिर कैश का और बैंक का। इसी तरह फिर डेट का, डिस्क्रिप्शन का, कैश का, डिस्काउंट का, कैश का और बैंक का। तो जब भी कैश हमारे पास आएगी यानी कैश जब भी रिसीव्ड होगी तो आपने इस साइड पे लिखना है। ये रिसीट साइड भी इसे कहते हैं और इसे पेमेंट साइड भी कहते हैं। यानी जब भी हम पेमेंट करेंगे तो इस साइड पे लिखना है, क्रेडिट साइड पे, इस डबल लाइन के इस साइड पे। जब भी कैश की वसूली होगी तो आपने इस साइड पे लिखना है। अगर कैश हमारे पास आएगा तो इस कॉलम में लिखेंगे, कैश हमसे जाएगा तो इस कॉलम में लिखने हैं। जब भी हमारे अकाउंट यानी हमारे बैंक में पैसे आएंगे तो इस कॉलम में, जब भी हमारे अकाउंट या बैंक से पैसे जाएंगे तो इस कॉलम में आपने लिखना है। फर्स्ट को कैश इन हैंड 10,000 है और बैलेंस ओवरड्राफ्ट एट बैंक 2300। कैश इन हैंड 10,000 है और बैलेंस ओवरड्राफ्ट जो है वो 2300 रुपया है। यानी फर्स्ट डेट को तो यहाँ पे डेट फर्स्ट लिखें। हमारे पास जो कैश का बैलेंस पड़ा हुआ है, कैश का जो बैलेंस है वो 10,000, तो इस कैश के कॉलम में लिखना है 10,000। और अगर होता बैंक 2300 तो मैं इधर बैंक के कॉलम में लिखता, लेकिन इसने बोला है कि बैंक ओवरड्राफ्ट एज बैंक। तो जब भी ओवरड्राफ्ट आएगा, ओवरड्राफ्ट का मतलब होता है लोन, तो जो कि हमने बैंक से लोन लिया हुआ है 2,300, तो उसको आपने इस कॉलम में लिखना है। तो यहाँ पे लिखें 2,300, 2300 रुपया। इसे भी आपने बैलेंस कहना है और डेट होगी फर्स्ट। जी उसके बाद जो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है, सेकेंड डेट को सैलरीज पेड टू जनरल मैनेजर। जनरल मैनेजर को हमने सैलरी पे की है बाई चेक, चेक के जरिए 2,740। जी दोबारा मैं ट्रांजैक्शन पढ़ता हूँ। सैलरीज पेड, देखें हमने पेमेंट की है, तो जब भी हम पेमेंट करेंगे तो इस साइड पे लिखना है। तो डेट लिखें, सेकंड डेट को सैलरीज पे की है तो यहाँ पे लिखें सैलरीज अकाउंट। सैलरीज पेड टू जनरल मैनेजर बाई चेक, उसको हमने सैलरी पे की है लेकिन चेक के ज़रिए। तो याद रखिएगा जब भी हम किसी को चेक के ज़रिए पेमेंट करेंगे तो बैंक में लिखना है आपने 2,740। अगर हम उसे सैलरी पे करते कैश की सूरत में तो फिर मैं इस कैश के कॉलम में लिखता। 3 को रसीव्ड फ्रॉम बाबर, बाबर से कैश आया है 1,900 आफ्टर एलॉइंग डिस्काउंट 100 और डिस्काउंट है 100। बाबर से कैश आया है 1,900 रुपया और डिस्काउंट है 100। ट्रांजैक्शन में दोबारा पढ़ता हूँ। रसीव्ड फ्रॉम बाबर, देखें रसीव्ड हुआ है यानी कैश आया है, तो जब भी कैश रसीव्ड होगा तो इस साइड पे लिखना है। तो 3 डेट है, यहाँ पे डेट के कॉलम में लिखें 3। कैश आया है बाबर से तो यहाँ पे बाबर का नाम लिखें, बाबर अकाउंट। रसीव्ड फ्रॉम बाबर 1,900, कैश बाबर से आया है 1,900 तो कैश के कॉलम में लिखें 1,900। आफ्टर एलॉइंग डिस्काउंट 100 और डिस्काउंट जो है वो 100, तो डिस्काउंट के कॉलम में आपने लिखना है 100। 9 डेट को बैंक कोलेक्टेड बिल रिसीवेबल 12,385, बैंक ने कोलेक्ट किया है एक बिल रिसीवेबल। बैंक ने कोलेक्ट करने का मतलब यह है
कि हमारे अकाउंट में बिल रिसीवेबल आया है 12,385। ट्रांजैक्शन में दोबारा पढ़ देता हूँ। बैंक कोलेक्टेड बिल रिसीवेबल 12,385। हमारे अकाउंट में यानी हमारे बैंक में बिल रिसीवेबल आया है। तो देखें जब कैश रिसीव हुई है यानी बिल आया है तो इस साइड पे लिखना है। डेट है 9, तो यहाँ पे 9 डेट लिखें। और बिल रिसीवेबल आया है तो यहाँ पे बिल रिसीवेबल अकाउंट 12,385 हमारे अकाउंट में आया यानी हमारे बैंक में आया है। तो जब बैंक में आएगा तो इधर लिखेंगे 12,385। 12 डेट को मैनेजर विड्रू कैश, मैनेजर ने कैश निकाला है फॉर ओनर हाउस होल्ड 650। जो मैनेजर है उसने 650 रुपया निकाला है। ओनर हाउस होल्ड का मतलब है मालिक के ज़ाती इस्तेमाल के लिए, मालिक के घर के इस्तेमाल के लिए। तो 12 तारीख को यहाँ पे लिखें इस साइड पे 12 डेट है। मैनेजर ने कैश निकाला है, मैनेजर ने कारोबार से कैश निकाला तो कारोबार से क्या चीज़ गई, कैश गया। तो जब भी कारोबार से कैश जाएगा तो इस कॉलम में लिखना है। कैश निकाला है 650, तो यहाँ पे लिखेंगे 650। ओनर हाउस होल्ड, ओनर हाउस होल्ड का मतलब ये है कि मालिक के घर के खर्चे के लिए। तो चूंकि मालिक का एक्सपेंस है इसलिए जब भी मालिक का कोई एक्सपेंस होगा तो उसके लिए आपने लफ्ज़ ड्राइंग लिखना है, ड्राइंग अकाउंट। उसके बाद जो 18 डेट है, कैश सेल ऑन काउंटर 2100। कैश सेल हमने सेल की है 2100 रुपये की। तो जब भी हम कैश करते हैं तो जब भी हम सेल करते हैं तो कैश हमारे पास आता है यानी रसीट होता है, तो आपने इस साइड पे लिखना है। तो 18 डेट को यहाँ पे लिखें, 18 डेट को हमने सेल की है तो सेल अकाउंट लिखेंगे। कैश सेल ऑन काउंटर 2100 और 2100 कैश हमारे पास आ गया तो यहाँ पे लिखेंगे कैश के कॉलम में। 21 को पेड कैश, हमने कैश पे कर दिया फॉर सैलरीज 140। सैलरीज हमने पे कर दी 140। तो चूंकि हमने पेड किए यानी हमने पेमेंट किए तो आपने इस साइड पे लिखना है। तो मैंने आपसे एक पहले भी बताया था कि जब भी पेड या पेमेंट हम करेंगे तो आपने क्रेडिट साइड पे, और जब भी कैश आएगा यानी कैश रिसीव्ड होगा तो इस साइड पे। तो यहाँ पे हमने पेमेंट किए इसलिए आपने इस साइड पे लिखना है। तो 21 डेट को यहाँ पे लिखें, 21 डेट को हमने सैलरी पे की है तो यहाँ पे लिखें सैलरीज अकाउंट। पे की है 140 तो कैश पे की है तो कैश के कॉलम में 140 लिखना है। अगर हम सैलरी चेक के ज़रिए पे करते तो फिर मैं बैंक के कॉलम में लिखता इसको। 25 को बैंक पेड फॉर नोट्स पेबल। बैंक ने एक नोट्स पेबल पे कर दिया 3450 ऑन ड्यू डेट। देखें बैंक ने पे किया है, बैंक ने पे किया का मतलब ये है कि हमारे अकाउंट से पैसे चले गए हैं क्योंकि बैंक के ज़रिए पेमेंट हुई है। तो चूंकि पेमेंट हुई है इसलिए इस साइड पे लिखेंगे। तो डेट है 25, यहाँ पे लिखें 25। बैंक के ज़रिए पेमेंट हुई है नोट्स पेबल की तो यहाँ पे लिखें नोट्स पेबल, नोट्स पेबल अकाउंट। तो बैंक ने पेमेंट की है तो इसलिए बैंक से पैसे जाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे 3450 रुपये। क्योंकि बैंक ने पेमेंट की है तो यहाँ पे लिखेंगे। 28 डेट को रसीव्ड अ चेक फ्रॉम जावेद। जावेद से चेक रिसीव्ड हुआ है 2450 का एंड पेड इनटू बैंक, और वो हमने बैंक में जमा करा दिया। देखें इस ट्रांजैक्शन में चेक रिसीव हुआ है तो जब भी रिसीव्ड की एंट्री हो तो वो अपने इस साइड पे करनी है, डेबिट साइड पे। तो 28 को यहाँ पे लिखें 28 को रिसीव्ड ए चेक फ्रॉम जावेद, चेक आया है जावेद से तो यहाँ पे जावेद का नाम आएगा, जावेद अकाउंट। अगर सिर्फ ये होता कि रिसीव्ड ए चेक फ्रॉम जावेद, चेक आया है जावेद से, तो मैं इसको कैश के कॉलम में लिखता। लेकिन इसने कहा एंड पेड इनटू बैंक, वो हमने बैंक में जमा करा दिया इसलिए अब इसको बैंक में लिखेंगे, बैंक के कॉलम में लिखेंगे 2450। जी उसके बाद जो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है 29 को जावेद चेक वाज
डिसऑनर्ड बाय बैंक। डिसऑनर का मतलब होता है कैंसिल कर दिया गया। जावेद का जो चेक है वो बैंक ने कैंसिल कर दिया। तो देखें, ये जावेद का ये चेक यहाँ पे डेबिट साइड पर है, तो बैंक ने इसको कैंसिल किया है तो हम भी इसको कैंसिल करेंगे। ये डेबिट है तो इसको कैंसिल करने के लिए बैंक में ही क्रेडिट कर देंगे। तो यहाँ पे लिखें 2450 और यहाँ पे जावेद का नाम आएगा। डेट है 29, यहाँ पे 29। तो पहले ये चेक डेबिट था तो हमने कैंसिल करने के लिए इसको क्रेडिट कर दिया, तो ऑटोमेटिकली जो है ये डिसऑनर हो गया है, यानी कैंसिल हो गया है। पेड ऑफिस कैश इनटू बैंक 2375, 2375 रुपया जो है वो हमने पे कर दिया जी। ट्रांजैक्शन मैं दोबारा पढ़ता हूँ। पेड ऑफिस, यहाँ पे पेड का मतलब है यानी जमा करा दिया है। पेड ऑफिस कैश इनटू बैंक, ऑफिस का जो कैश था 2375 रुपये हमने बैंक में जमा करा दिया। तो डियर स्टूडेंट, ये भी काउंटर एंट्री है जिस तरह के ये वाली काउंटर एंट्री थी, क्योंकि काउंटर एंट्री ऐसी एंट्री होती है जिसका इफेक्ट दोनों साइड पे होता है। तो देखें, ये जावेद का चेक पहले डेबिट था, इसको ख़त्म करने के लिए हमने क्रेडिट कर दिया यानी डिसऑनर कर दिया। इसी तरह जो नेक्स्ट ट्रांजैक्शन मैंने पढ़ी है, पेड ऑफिस कैश इनटू बैंक 2375 रुपये हमने बैंक में जमा करा दिया। तो देखें, सबसे पहले हम 2375 रुपये कारोबार से निकालेंगे। जब कारोबार से निकालेंगे तो कारोबार से क्या चीज़ गई? कैश गया। तो कैश जब जाएगा तो यहाँ पे लिखना है 2375। ये हमने क्यों निकाला है, किधर जमा कराना है? बैंक में। तो यहाँ पे लिखेंगे बैंक अकाउंट। ये अब हमारे पास है तो हम जाके बैंक में जमा कराएंगे तो हमारे बैंक में कैश आ जाएगा, रसीट होगा। तो यहाँ पे लिखना है 2375। ये बैंक में क्या चीज़ आई? कैश। तो यहाँ पे लिखेंगे कैश अकाउंट। और डेट है 31, यहाँ पे लिखें 31 और यहाँ पर भी लिखें 31। ये भी डियर स्टूडेंट काउंटर एंट्री है क्योंकि इसका इफेक्ट भी दोनों साइड पर है। तो इससे पहले जितने भी मैंने क्वेश्चन आपको कराए थे, मैंने आपसे ये कहा था कि जब भी पैसे हम बैंक में जमा कराएंगे तो कैश में से निकालेंगे और इधर बैंक में लिखेंगे। जी, हमारा जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट हुआ। अब इसका टोटलिंग करते हैं। तो सबसे पहले आपने टोटल डिस्काउंट को करने, तो देखें ये डिस्काउंट ओनली 100 है तो यहाँ पे लिखें 100। इसी तरह जो दूसरा साइड डिस्काउंट का है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो इसको एज इट इज़ हम खाली छोड़ देंगे, यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखेंगे। फिर उसके बाद आपने ये देखना है कि ये जो कैश का कॉलम है, ये वाली साइड बड़ी है या कि ये वाली साइड बड़ी है। तो आई थिंक कि ये वाली साइड बड़ी है, लेकिन आपने चेक करना है, ठीक है। तो 10,000 प्लस 1900 प्लस 2100, तो ये आता है 14,000। तो यहाँ पे लिखें कैश के कॉलम में 14,000, इस कैश के कॉलम में भी लिखें 14,000। इस 14,000 में से अब आप लोग माइनस करेंगे 14,000 माइनस 650 माइनस 140 और माइनस 2,375। तो बाकी जो अमाउंट बच जाएगी वो 10,835। इससे आपने क्या कहना है? बैलेंस। यानी आपने क्या किया कि देखें, ये वाली साइड बड़ी थी, 14,000 आया, इसको यहाँ लिखा, यहाँ पर भी लिखा। इस 14,000 में से ये और ये माइनस किया तो बाकी ये अमाउंट बच गई, इसे कहेंगे बैलेंस। इसी तरह अब आपने ये जो बैंक का कॉलम है और ये जो बैंक का कॉलम है, इन दोनों में से देखना है कौन सी साइड बड़ी है। तो इसमें आई थिंक ये वाली साइड बड़ी है। 12,385 प्लस 2,450 प्लस 2,375, तो ये आता है 17,210। यहाँ पर भी लिखें 17,210। 17,210 में से माइनस करें 2,300 माइनस 2,740 माइनस 3,450 माइनस 2,450, तो बाकी जो अमाउंट आपके पास बच जाएगी 6,270। जी मैं दोबारा बता देता हूँ कि बैंक का ये वाली साइड बड़ी थी 17,210, इनको जमा करने से आया 17,210, यही 17,210 यहाँ पर भी लिखेंगे। इस 17,210 में से ये और ये माइनस करेंगे तो बाकी ये अमाउंट बच जाएगी। इसका मतलब ये जो हमारे पास जो कैश इन हैंड है वो 10,835 है और जो कैश एट बैंक है वो 6,270 है।
जी डियर स्टूडेंट, हमारा जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट हुआ। डियर स्टूडेंट, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो मेरी वीडियो को लाजमी लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और कोशिश करें कि इनको अपने क्लास फेलो के साथ भी शेयर करें ताकि उन्हें भी फ़ायदा हो सके। इसके अलावा डियर स्टूडेंट, जो आपकी जो मैथ स्टेट है डी काम पार्ट 1 की, उसका मुकम्मल सलूशन मैंने अपलोड किया हुआ है। अगर आपको ज़रूरत हो आप प्ले लिस्ट में जाकर वहाँ से हासिल कर सकते हैं। अकाउंटिंग में या मैथ में अगर आपको कोई पॉइंट भी समझ नहीं आता तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर मुझसे पूछ सकते हैं। जी बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।